Hello, good morning to all of you. Today's my topic is working of human eyes. इससे पिछले वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन आई का डायग्राम और उससे लेबल करने के लिए और उससे रिलेटेड जितने भी उसके पार्ट्स हैं सबका डेफिनेशन एंड फंक्शन आपको बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लें, तभी आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज़। तो ह्यूमन आइज़ कैसे वर्क करता है वो हम जानेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक्सप्लेन हाउ आइज़ वर्क। तो इसके लिए हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट मैंने इसे अपने ही लैंग्वेज में मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और ख़ुद से भी बना करके एग्ज़ाम में लिख पाएँ अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि वो खुद के लैंग्वेज में हो। तो मैंने लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप उसे ईजी अपने लैंग्वेज में भी लिख सकें और हो सके तो मेरे इस मैंने जो नोट्स बनाया है उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज। व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट, लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट से एंड इंटर द आइज थ्रू द कॉर्निया, और वो लाइट रिफ्रैक्ट होके हमारे आइज पे पड़ता है और कॉर्निया के थ्रू हमारे आइज में आता है। फ्रॉम द कॉर्निया से द लाइट पास थ्रू द पुपिल। कॉर्निया से वो लाइट कहाँ पास करता है, पुपिल में। गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू द ट्रांसपेरेंट लेंस। उसके बाद वो रिफ्रैक्ट होकर के ट्रांसपेरेंट लेंस पे पड़ता है। द बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज, और वो जो बीम ऑफ लाइट होता है वो कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ कि वो आपका एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, मतलब कि कन्वर्ज करेगा एंड फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। और उस कन्वर्ज करने के बाद वो कैसा इमेज आपका बनाएगा, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा रेटिना पे। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूरल सिग्नल्स दैट आर सेंड टू द ब्रेन। उसके बाद वो आपको जो रेटिना है वो उसको न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और ब्रेन को मैसेज भेजेगा थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल, और ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा और प्रोड्यूस अ विज़न। उसके बाद वो प्रोड्यूस करेगा विज़न को और हमें वो विज़न दिखाई पड़ेगा, मतलब वो मैसेज सेंड करेगा और हम समझ जाएंगे कि यही ऑब्जेक्ट है। तो क्या समझ में आया हम लोग को कि सबसे पहले सपोज दैट हमारे आँख के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये पेन है। तो पेन क्या होगा, पेन से कोई लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आइज़ में पड़ेगा। आइज़ में सबसे पहले कॉर्निया, क्योंकि पार्ट है तो कॉर्निया पे पड़ेगा। कॉर्निया के बाद वो कहाँ पास करेगा, तो पुपिल पे। पुपिल उसको रिफ्रैक्ट करेगा और वो पहुँचाएगा ट्रांसपेरेंट लेंस पर। ट्रांसपेरेंट लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा और वो फॉर्म करेगा इमेज रेटिना पर। वो कैसा इमेज बनेगा, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा ऑन द रेटिना। रेटिना पे जो भी इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड, उस इमेज को वो क्या करेगा, न्यूरल सिग्नल में चेंज करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज सेंड करेगा और ब्रेन फिर उस मैसेज को रीड करेगा एंड देन इट विल आंसर इट, और उसके बाद ही हमें दिखाई पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को वर्किंग ईजिली समझ में आ गया हो। आप इसे अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल एक टर्म हमें बार बार आ रहा था कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, तो वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ। जो एबिलिटी होता है आई लेंस का कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करे so as to clearly focus ray incoming from the distance as well a near object। चाहे वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रहा हो या चाहे नियर ऑब्जेक्ट से आ रहा हो, वो उसको क्या करे कि उसका फोकल लेंथ अपना एडजस्ट करके उस ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाए
ऑन द रेटिना इट्स कॉल्ड अ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे आई लेंस में आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं 6 रे डायग्राम। देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को नियर लाते हैं या फार ले जाते हैं तो वैसे ही वैसे हमारा जो इमेज भी बनता है वो भी अलग अलग पोजीशन पे बनता है। लेकिन यहाँ पे आई बॉल और रेटिना तो हमारा स्क्रीन है और हमको चाहे हम कहीं भी देखें हमारा इमेज फॉर्म होना चाहिए रेटिना पर ही। तो ये कब होगा? जब हमारा जो लेंस है वो अपना पावर, अपना फोकल लेंथ खुद एडजस्ट कर ले, तभी तो पॉसिबल है ना। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है, जो एबिलिटी होता है एडजस्ट करने का लेंस का खुद का फोकल लेंथ को, वो उसी एबिलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो फिर से इसको मैं एक बार और पढ़ देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ, मतलब लेंस का जो एबिलिटी होता है कि वो अपने फोकल लेंथ को चेंज करे या एडजस्ट करे सो एज ताकि क्लियरली फोकस रे इनकमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस और फार नी और अ नियर ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ताकि जो भी आपका चाहे वो दूर से रेज आ रहा हो या नियर से कोई आपका ऑब्जेक्ट हो या कोई दूर का ऑब्जेक्ट हो, सबका आपका जो इमेज फॉर्म होना चाहिए वो रेटिना पर ही होना चाहिए। इसी एडजस्टमेंट को ही हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम भी बना के आपको समझाया है। सपोज दैट ये हमारा फार ऑब्जेक्ट है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को दूर में रखेंगे तो उस समय क्या होगा कि ये आई जो हमारा आई लेंस है वो स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और थिन होने के बाद वो क्या करेगा? एडजस्ट कर लिया, अपने आप को थिन कर लिया और फोकल लेंथ उसका चेंज हो गया। अब वो ईजिली रेटिना पर इमेज बना पा रहा है। उसी तरह जब नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा, जब नज़दीक का कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारा जो लेंस है वो अपने आप को क्या कर लेगा? थिक कर लेगा और वो ईजिली रेटिना पे इमेज फॉर्म हो पाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं लेंस कभी थिक और थिन हो रहा है, इसको हम लोग खुद नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली जो हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन, कि मतलब कि लेंस के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने फोकल लेंथ को खुद एडजस्ट कर पाए। इसी एडजस्टमेंट को ही कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द डिफेक्ट ऑफ इन विजन। डिफेक्ट इन विजन मतलब कि कभी कभी हम लोग देखते हैं स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों होती है? और कभी कभी बच्चे, बूढ़े, कभी यंग एज में भी हमें स्पेक्टिकल्स पहनना पड़ता है। आखिर इसकी यूज़ क्या होती है? तो कहीं ना कहीं हमारे विज़न में, कहीं ना कहीं हमारे आई में भी कुछ डिफेक्ट हो जाता है। तो कितने टाइप का डिफेक्ट होता है? तो वो 3 टाइप का डिफेक्ट होता है। मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइटनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग फार साइटनेस भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। मायोपिया क्या होता है? इन मायोपिया वी सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया जैसे ही वर्ड आपको आएगा आपके दिमाग में पहले नियर साइटनेस है। नियर का मतलब क्या होगा कि हम लोग नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। मायोपिया, जिसका कि अदर नेम नियर साइटनेस है, तो नियर साइटनेस जैसे ही या मायोपिया जैसे ही वर्ड आएगा हम लोग को तुरंत क्विकली समझ जाना चाहिए कि नियर ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं और जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। वो या तो हम ब्लर देख सकते हैं या हम नहीं देख सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग मायोपिया कहते हैं। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग मायोपिया कहते हैं और नियर साइटनेस कहते हैं। तो अब हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मायोपिया और नियर साइटनेस दोनों एक ही चीज़ है। मायोपिया को ही हम लोग नियर साइटनेस बोलते हैं। तो नियर साइटनेस जैसे ही वर्ड आएगा तो नियर, इसका मतलब हम लोग नियर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और फार ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख सकते हैं या ब्लर देख सकते हैं। इसी को तो मायोपिया कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि मायोपिया में होता क्या है। तो ये मायोपिया का आपका
मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि मायोपिया में क्या होता है, कभी नियर ऑब्जेक्ट तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ता है, लेकिन सपोज दैट फार ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट को हम लोग लिए और वो लेंस के थ्रू गया और वो रिफ्रैक्ट करके इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म कर रहा है। और हम लोगों ने वर्किंग ऑफ आइज में क्या पढ़ा है, जब तक कोई इमेज रेटिना पर फॉर्म नहीं करेगा तब तक वो चीज़ हमें क्लियरली दिखाई विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि रेटिना के इन फ्रंट में ही फॉर्म हो जा रहा है, तो ये विजिबल होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, या फिर ब्लर विजिबल होगा। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए भी तो कुछ प्रोसेस होना चाहिए। क्या सर्जरी है, क्या किसी और प्रोसेस से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। याद इसमें ये रखना है कि इसमें जो फार ऑब्जेक्ट होता है वो हम क्लियरली विजिबल नहीं होता है हमें, क्योंकि इसमें जो है आपका कन्वर्ज कर, आपका जो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जो है इमेज जो फॉर्म होता है आपका, वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म होता है। और रेटिना के पहले कोई भी इमेज फॉर्म हो जाए तो वो तो हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इमेज आपको तभी दिखता है जब कोई इमेज रेटिना पर फॉर्म हो। तो इसको हम लोग ठीक कैसे करें, कैसे हम लोग क्या करें कि यहाँ पे जो इमेज हमारा रेटिना के पहले ही बन रहा था वो हमारा इमेज रेटिना पर बने, तभी तो हमें क्लियरली विजिबल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं काउस क्या है इसका काउस होता है आईबॉल इज टू लॉन्ग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गर आईबॉल। फर्स्ट काउस क्या है कि आईबॉल इज टू लॉन्ग, मतलब ये जो आईबॉल का जो जहाँ पे रेटिना होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो हमें क्लियरली विजन आएगा। बट यहाँ रेटिना क्या हो गया, बहुत दूर हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि आईबॉल जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसी कारण से हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सेकेंड में हम लोग बोल सकते हैं इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू इलोंगेट, या फिर लेंस जो है वो अपना फोकल लेंथ जितना चाहिए था वो उतना खुद को एलोंगेट नहीं कर रहा है। एंड नियर साइटनेस, इसको हम लोग जो डिफेक्ट है मायोपिया और नियर साइटनेस, इसको हम लोग कैसे करेक्ट करें, तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। किस लेंस से हम लोग करेक्ट करते हैं, तो कॉन्केव लेंस से इसको करेक्ट किया जाता है। कैसे करेक्ट हो रहा है वो भी मैंने आपको डायग्राम बनाकर शो किया है। तो ये हमारा सपोज दैट फार ऑब्जेक्ट से कोई दो इंसिडेंट रे आ रहा था, उसके बाद हमने इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज़ किया। कॉन्केव लेंस क्या करेगा, तो किसी भी रेस को डाइवर्ज करेगा। जब ये डाइवर्ज करेगा तब ये लेंस पे पड़ेगा और लेंस उसके बाद इसको कन्वर्ज करेगा, और तब हमारा जो इमेज रेटिना के इन फ्रंट में बन रहा था अब वो इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे फॉर्म होगा और हमें वो चीज़ क्लियरली विजिबल होगा। तो आई होप आप लोगों को मायोपिया क्लियर हो गया हो। और अब हम लोग वी आर गोइंग टू द सेकेंड केस, दैट इज़ हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया को हम लोग फार साइटनेस भी बोलते हैं। यहाँ पर आ गया फार साइटनेस, क्लियरली है कि हमें जो फार ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो दूर का ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियरली विजिबल होगा, और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट होगा वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा, वो मे बी ब्लर विजिबल होगा। तो इन हाइपरमेट्रोपिया वी सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट आर नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें जो है हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट तो आराम से क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक का ऑब्जेक्ट हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो क्या कारण है, क्यों हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते हैं नज़दीक का ऑब्जेक्ट? तो सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक नियर बाय ऑब्जेक्ट लिया है और यहाँ से ये जो है लेंस रिफ्रैक्ट कर रहा है, लाइट लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद जो इमेज बना रहा है तो वो कहाँ बना रहा है, तो देख रहे हैं कि रेटिना के बिहाइंड में जाके बना रहा है, अवे फ्रॉम द रेटिना बना रहा है। यहाँ पे केस आपका जस्ट अपोजिट हो गया। वहाँ पर क्या हो रहा था कि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रहा था, यहाँ पर बिहाइंड द रेटिना बन रहा है और अवे फ्रॉम द रेटिना बन रहा है। तो कोई भी इमेज अवे फ्रॉम द रेटिना बने या इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बने, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई इमेज आपका रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा तब तक हमें वो चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो इस केस में भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट
का इमेज अगर हमारे रेटिना के बाहर बनता है तो वो भी हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो हम लोग इसीलिए जो नियर साइटनेस में फार साइटनेस में जो है नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जस्ट अपोजिट टू मायोपिया। काउज क्या है? तो इसका काउज है कि आई बॉल इज टू शॉर्ट और शॉर्टर आई बॉल, क्योंकि यहाँ पे आई बॉल क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए यही रीज़न है कि हाइपरमेट्रोपिया होता है। सपोज दैट आई बॉल को यहाँ होना चाहिए, तभी तो हमारा इमेज फॉर्म होता, लेकिन आई बॉल छोटा होकर के यहाँ हो गया है, तो ये क्या हो गया, तब तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए काउज में क्या दिया गया है कि हमारा आई बॉल इज टू शॉर्ट और शॉर्टर आई बॉल के कारण ऐसा होता है। दूसरा है इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू कंप्रेस, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंस खुद को कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट किससे होता है? कॉन्वेक्स लेंस से। तो अभी हम लोग ने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों पढ़ा और देखा कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसीलिए अगर आपको कभी डिफरेंस बिटवीन करके क्वेश्चन आ जाए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, तो आप इजीली आंसर दे सकेंगे। अगर आपको एक भी मतलब कि मायोपिया का ही सिर्फ सिम्टम्स, काउज या फिर करेक्शन पता हो, तो आप सेम उसी का अपोजिट करके हाइपरमेट्रोपिया का भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। प्लीज़ थोड़ा टाइम देती हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थर्ड टॉपिक इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, बट ये हाइपरमेट्रोपिया एग्जैक्टली होता नहीं है। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इन प्रेस बायोपिया आई लेंस बिकम हार्डर। ये जो है वो हार्ड हो जाता है एंड लेस इलास्टिक एंड मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर द आई टू फोकस ऑन द क्लोज ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है कि हम लोग नियर ऑब्जेक्ट को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो आई लेंस, जो ओल्ड एज के कारण हमारा आई लेंस क्या हो गया है, वो हार्ड हो गया है, और उसकी जो इलास्टिसिटी, जो जिससे कि वो अब खुद को स्ट्रेच और रिलैक्स कर पाता था, वो करने की कैपेसिटी इसकी ख़त्म हो गई है, जिसके कारण ये अपना फोकल लेंथ बार बार चेंज नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से ये क्लोज ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। तो इसका काउज क्या है प्रेस मायोपिया का? वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स ड्यू टू ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो सिलियरी मसल्स होते हैं, जो कि हमारे आई लेंस को होल्ड करता है और स्ट्रेच और रिलैक्स करने में भी उसे मदद करता है, तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हमारा सिलियरी मसल्स होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। एंड प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाय बाइफोकल लेंस, और कभी कभी कॉन्वेक्स लेंस से भी ठीक हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।